दोपहर का खाना निपटाकर सुनीला थोड़ी देर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटी ही थी कि घंटी बजने की आवाज़ सुनकर उसने फिर दरवाज़ा खोलने के लिए उठना पड़ा। वह भुनभुनानी सी उठी कि इस मरे पोस्टमैन को भी इसी समय आना होता है। पोस्टमैन ये चिट्ठियाँ लेकर मेज पर रखकर वह जा ही रही थी कि एक पत्र पर उसकी आंखें जमी रह गईं। उसने पत्र हाथ में उठाया। निसंदेह यह लिखाई आशा की ही थी, पर इतने लंबे अंतराल के बाद जल्दी जल्दी चिट्ठी खोलकर उसने पढ़ना प्रारंभ किया। प्रिय सुनीला, तुम सोच रही होगी कि इतने सालों बाद कैसे तुम्हें चिट्ठी लिख रही हूँ। सच कहूँ तो तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि इस मुँह से तुम्हें चिट्ठी लिखती। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया है वह तो अक्षम्य है, पर तुम्हारा हृदय तो सागर की तरह विशाल है। तुम उसमें मेरा यह अक्षम्य अपराध अवश्य ही समेट लोगी। यह सोचकर लिखने की धृष्टता कर रही हूँ। मेरा हृदय अपने किए पर हमेशा मुझे कचोटता रहता है। सोचती हूँ अनजाने ही छोटे से स्वार्थ के वशीभूत होकर अपनी ही कितनी बड़ी हानि की जिम्मेदार बनी। इन सालों में अकेले रहकर समझ पाई कि सारे रिश्ते नातों व संबंधों में ही जीवन का सुख है। सुनीला, मैं अपने स्वार्थ के वशीभूत हो भूल बैठी थी कि संसार में पति पत्नी के संबंध के इतर कुछ स्नेह बंधन ऐसे होते हैं जिनके बिना हम स्वयं को भावात्मक रूप से अतृप्त और असुरक्षित महसूस करते हैं। नासमझी में की गई उस भूल का एहसास मुझे अब हो रहा है, जब उन्हीं संबंधों के निर्वाह में मैंने खुद ठोकर खाई है। अनिमेष भी अब पहले की तरह नहीं रहे हैं। अब उन पर एक संजीदगी सी छा गई है। तुम्हारे आने से शायद घर की खुशियाँ लौटें। उनकी हंसी तो जैसे बीते समय ने चुरा ही ली है। इस बार कृपया मेरे लिए नहीं तो अपने भैया के लिए ज़रूर आ जाओ। कितने ही रक्षाबंधन निकल गए सूनी कलाई लिए। सुशांत और ईशा भी अपनी बुआ से मिलने को आतुर हैं। माँ जी और पिताजी भी इस बार नागपुर ही आ रहे हैं। सुनीला, यदि तुम नहीं आई तो मैं यही समझूंगी कि तुमने मुझे क्षमा नहीं किया और जीवन पर्यंत इस अपराध बोध को ढोती रहूंगी। तुम्हारी स्नेह की आकांक्षी, तुम्हारी भाभी आशा। पत्र पढ़ते पढ़ते सुनीला व्याकुल हो उठी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। पर कितना अंतर था इन आंसुओं में और सालों पहले बहे उन आंसुओं में, जब उसमें बड़े भैया के पास कभी भी ना जाने की प्रतिज्ञा की थी। कहीं अतीत में उसका मन भटकता चला गया। सुनीला को याद है कि कैसे आनंद में डूबी वह हर रक्षाबंधन पर मायके दौड़ी चली जाती थी। उस दोपहर भी वह हर वर्ष की तरह भैया के लिए ढेर सारी राखियाँ और मिठाई, नारियल वगैरह खरीदने बाजार गई थी। आखिर क्यों ना लाती अपने भैया की कलाई पर राखी बांधने वाली वह इकलौती बहन जो ठहरी थी। पर उस क्रूर सत्य से वह वहाँ परिचित थी जो घर पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। घर आकर वह अपने पैकेट अंदर कमरे में अलमारी में रखने जा रही थी कि अंदर से आती खुसर पुसुर से वह वहीं ठिठक गई। यह तो भैया की आवाज़ थी। वे भाभी से कह रहे थे, सुनीला बड़ी देर से दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है। गई होंगी अपने लाडले इकलौते भाई के लिए खरीदारी करने। खैर यह बताओ कि राखी बंधाई पर सुनीला को क्या देना है। मैं तो मायके जा रही हूँ। पर आशा, त्योहारों पर तो तुम घर पर में नहीं रहोगी तो सुनीला क्या सोचेगी। जो सोचना हो सोचे, मेरी बला से। देखो जी, कह देती हूँ 100 रुपये से अधिक हम नहीं दे सकते। वह क्या लेकर आती हैं, नारियल और आधा किलो मिठाई, बस। भाभी के कटाक्ष किया तो भैया सुनकर चुप रह गए थे, मानो उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दे दी हो। वह स्तब्ध रह गई कि अब उसकी भावना को लेन देन के तराजू में तौला जाने लगा। सच मानो तो उसे भाभी का कहना उतना बुरा नहीं लगा था जितना भैया का चुप रह जाना। आशा तो पराई थी, पर भैया और वह तो एक ही माँ की कोख से सुख दुख के सहभागी बने थे। बचपन की सारी खुशियाँ और उलझनें दोनों ने साथ साथ बांटी थी। बड़े भैया की चुप्पी उसे ऐसी लगी थी जैसे किसी ने कई मन पत्थर उसके सीने पर रख दिया हो। वह सोच ही रही थी कि इतने सालों में उसने भाई बहन के बीच स्नेह बल को नहीं सींचा था जो उसके चारों ओर अपनी सुगंध बिखेरती, पर शायद उसने अपने चारों ओर नागफनी की बाढ़ खड़ी की थी जो कि उसके हृदय को जीवन भर बेधती रहेगी। दूसरे कमरे में जाकर सुनीला ने भारी मन से राखियों वाला पैकेट मेज की दराज में रख दिया और अनमनी सी बाहर बगीचे में जाकर झूले पर बैठ गई। इसी झूले पर बैठकर उसने और अनिमेष ने कितनी ही शैतानियों का अमली जामा पहनाया था। सामने खड़ा जामुन का पेड़ उनके हंसते खेलते बचपन का साक्षी था। बड़े भैया को सारी शैतानियों से उन्हें बचाने की गरज से वह अपने सिर ले लेती
और साम दाम दंड भेद छल प्रपंच का सहारा लेकर उन्हें सजा से होने से बचा लेती। अनिमेष इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष का छात्र था। रात दिन भैया के पीछे साए सी लगी उनकी एकाएक ज़रूरत की पूरी करती रहती, जिससे कि उनकी पढ़ाई में किसी तरह का व्यवधान न पहुँचे। भाई बहन का यह स्नेह पास पड़ोस में और रिश्तेदारों के लिए ईर्ष्या का विषय था। आकाश पर बादल घिर आए थे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो रही थी, पर सुनीला अपने ही विचारों में खोई जामुन के पत्तों के से टपकने वाली पानी की नन्ही बूंदों को अपलक निहारे जा रही थी। शायद जामुन का पेड़ सुनीला का दर्द समझ रहा था। उसने अश्रु भी नन्ही बूंदों के रूप में पत्तियों से झर रहे थे। सुनीला, कहाँ खोई हो? पानी बरसने लगा है, चल अंदर चल, चाय पी ले। माँ कब से सामने खड़ी थी, उसने अंदाजा ही न था। अंदर भाभी से चाय का कप हाथ में लेते समय वह सोच ही रही थी कि कितना अंतर था इस स्नेहमयी भाभी में और उस आशा में। शायद बनावट ही ऐसा संबल है जिसके सहारे हम सामाजिकता का निर्वाह कर पाते हैं। अनमने मन से उसने चाय पी और बोली, माँ शॉपिंग करते करते बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर ऊपर लेटूंगी। ऊपर आकर कमरे में अंधेरा कर सुनीला पलंग पर पड़ गई। उसे अंधकार से चिढ़ थी, पर न जाने क्यों आज उसे अंधेरा सुकून दे रहा था। अनचाहे ही उसका मन उस द्वंद्व कर रहा था। उस दिन अनिमेष भैया का परिणाम आया था। पूरे पड़ोस में नाचती कूदती वह खबर सुना आई थी कि भैया इंजीनियर बन गए। मिठाई देने जब वह राधा मामी के यहाँ गई तो मामी ने मजाक मजाक में कहा कि मना ले अपने भैया की इंजीनियरिंग की खुशी। भाभी के आने के बाद तो तेरा मोल 2 कौड़ी का हुई हो रहेगा। उनकी बात सुनकर सुनीला एकदम बिफर उठी थी और राधा मामी से लड़ पड़ी थी कि उसके भैया ऐसे नहीं हैं। वास्तव में अनिमेष भैया ऐसे कहाँ थे। एक बार सुनीला को फ्लू हो गया तो सारी रात उसके सिरहाने बैठे घंटे घंटे पर उसका तापमान देखते रहे। माँ कितना ही कहती रही, पर जब तक सुनीला का बुखार उतर नहीं गया वे उसे सिरहाने से नहीं हटे। रक्षाबंधन पर अनिमेष उससे कोहनी भर तक राखियाँ बंधवाता और सारे दोस्तों में शेखी बखारता फिरता। पूरे हफ्ते भर तक राखियाँ उसके हाथ से ना उतरती। बिना सुनीला के अनिमेष का एक भी काम नहीं होता। कॉलेज से लेकर घर पर हर करनी करतूत में सुनीला अपने भैया की सहभागी होती। सुनीला, खाना खा ले, सब नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह आशा की आवाज़ थी। सुनीला के विचार प्रभा में अवरोध उत्पन्न हुआ। नहीं भाभी, आज खाने का मन नहीं है, तुम लोग खाओ। कृपया लाइट बंद करती जाना, मुझे नींद आ रही है। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह तो आशा के बारे में सोच रही थी कि क्या यह वही आशा है जिसे घरवालों के विरोध के बावजूद वह अपनी भाभी बनाकर लाई थी। उसने आने वाली अपनी प्यारी भाभी के लिए क्या क्या तैयारियां नहीं की थी। दिन रात एक कर दिए थे उसके भागते दौड़ते। राधा मामी माँ से कहती, जीजी तुम बहुत बड़े घर की लड़की लाने जा रही हो, कहीं तुम्हारे इस हंसते खेलते संसार में आग ना लग जाए। माँ ऊहापोह में पड़ जाती, पर सुनीला ने तो जैसे आशा के लिए सारी दुनिया से लोहा लेने की ठानी थी। आखिर उसने अपनी भाभी के रूप में जिस परीलोक की राजकुमारी की कल्पना की थी वह आशा को देखकर यथार्थ में साकार होती दिखाई दी थी। वास्तव में आशा का सौंदर्य अप्रियतम और रूप अनिंद था। नाग चंपा के फूल कितने ही सुंदर क्यों ना हो, पर चारों ओर लिपटे भुजंग उन्हें पास से गुजरने वालों के लिए अगम्य बना देते हैं। आशा के पिता उसी शहर में पुलिस कमिश्नर थे। लाड़ प्यार में पली 2 भाइयों की इकलौती बहन, उसके एक इशारे पर घर भर में तूफान उठ खड़ा होता था। आशा सुनीला की ही क्लास में पढ़ती थी। सुनीला तो उसे मन ही मन भाभी मान बैठी थी। अनिमेष और आशा का रिश्ता तय हो गया। आखिर कमिश्नर साहब को भी घर बैठे इंजीनियर कहाँ मिलता। इसी बीच भैया ने रेलवे में कार्यारंभ कर दिया था। संयोग से उन्हें पहली पोस्टिंग अपने बुलंदशहर में ही मिल गई थी। भाभी बनकर आशा घर आ गई थी, पर वह ससुराल वालों को मन से कहाँ स्वीकार कर पाई थी। भैया 2 पाटों के बीच तटस्थ से होकर रह गए थे। उनके पास इसके अलावा और कोई चारा तो नहीं था। सब एक छत के नीचे अजनबी से रहने लगे थे। जब तक सुनीला की शादी नहीं हुई इस अजनबीपन के एहसास को ढोते रहना उसकी मजबूरी थी, पर विवेक से शादी के बाद उसकी वह मजबूरी भी खत्म हो गई। विवेक हैदराबाद में एक अच्छी फर्म में प्रबंधक निर्देशक हैं।
संयुक्त परिवार था उसका। अपने ससुराल में विवेक की पत्नी के अलावा वह सबकी प्यारी भाभी और बहू सब कुछ थी। शायद आशा से मिले घावों ने उसके संवेगों को और भी संवेदनशील बना दिया था, जिसमें तपकर वह कुंदन हो गई थी। निलय और निशांत के होने के बाद उसका मायके जाना कम होता चला गया। उस सत्य से शायद वह खुद ही आंखें चुराने लगी थी। भैया भाभी के साथ रहना माँ बाबूजी की तो विवशता थी, पर वह क्यों जबरन परायों में अपनेपन का एहसास थोपे। धीरे धीरे सुनीला ने मायके आना रक्षाबंधन तक ही सीमित रह गया था। भैया की कलाई में राखी बांधते समय जब वे कोहनी तक राखियां भर देने की जिद करते तो उसे वह पहले वाले भैया ही लगते और वह फिर से अपने बचपन में जी उठती। उनके बीच रिश्तों की वही एक नाजुक डोर बची थी, आज एक झटके से ही के साथ वह भी टूट गई। क्यों इतने साल वह अपने मन में छलती रही। सत्य तो तब भी वही था जो आज है। तभी उसने एक निर्णय ले डाला, कभी भैया के घर ना आने का निर्णय। इन्हीं विचारों में सारी रात वह डूबती उतरती रही। न जाने क्यों उसे वह रात बरसों लंबी लग रही थी। सवेरे सवेरे अपना सामान बांधकर वह तैयार हो गई। माँ उसे तैयार देख स्तब्ध रह गई। अरे अभी तो आए 2 दिन ही हुए थे, अभी से कहाँ जा रही हो। और उसने रात भर में जो बहाने ससुराल वापस जाने की सोच रखे थे तब सब सुना डाले। पर माँ से अपना अंतर्मन क्या छिपा पाती। शायद माँ भी समझ गई थी। भरे मन से माँ ने उसे विदा किया। अनिमेष भैया उसे ट्रेन में बिठाने आए थे। जाते जाते भी उसके मन में विश्वास था कि भैया ट्रेन के चलते चलते तक उससे इतनी जल्दी वापस जाने का कारण जानना चाहेंगे। पर भैया पता नहीं क्यों अनमने से ही बने रहे। धीरे धीरे ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। वह तब तक भैया को देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गए। यात्रियों की नज़रें बचाकर उसने अपने पल्लू से धीरे से आंखें पोंछ लीं। बरसों बीत जाने के बाद भी तब से वह फिर मायके नहीं गई। माँ की चिट्ठियों से ही उसे खैर खबर का पता लगती रहती थी। अनिमेष भैया का तबादला नागपुर हो गया था। भाभी और बच्चों के साथ वे नागपुर चले गए थे। सर्दियों में माँ की बीमारी का तार पाकर उसे बुलंदशहर जाना पड़ा था। माँ की आधी बीमारी तो जैसे उसे देखते ही ठीक हो गई थी। इस बार माँ के चेहरे पर संतोष की आभा थी। भाभी कैसी है माँ? भैया और सुशांत ईशा कैसे हैं? अरे सुनीला, तू तो जानती ही है अपनी भाभी को। बहू के भाई की शादी के बाद से ही धीरे धीरे उसमें अंतर आना शुरू हो गया। मायके जाने की रफ्तार भी कुछ कम ही हो चली थी। शायद नई भाभी से उसका पत्ता साफ कर दिया। उसके साथ भी वही दोहराया जा रहा था जो हमारे साथ किया था। अम्मा ने सांस ली। सच है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। माँ अपनी ही धुन में बोले चली जा रही थी। सच सुनीला, जाते समय बहू खूब रोई और मुझे और तेरे बाबूजी को साथ ले चलने की जिद करती रही। पर तू ही बता बेटा, इतना बड़ा घर किसके भरोसे छोड़ जाते। यहाँ भी तो कोई देखने वाला चाहिए था ना। अब तो बहू इतनी बदल गई है कि देखे बिना तू कल्पना ही नहीं कर सकती। सच माँ। और मन में असीम संतोष का अनुभव करती हुई वह हैदराबाद लौट आई थी। चिट्ठी हाथ में लिए वह पलंग पर बैठी थी। विवेक कब फैक्ट्री से लौट आए उसे पता ही नहीं चला। अरे भाई, आज क्या भूखे रखने का इरादा है? पेट में चूहे कूद रहे हैं। वह जैसे नींद से जागी, हड़बड़ाकर विवेक के लिए चाय नाश्ता ले आई। क्या बात है, आज कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रही हो। उसने धीमे से विवेक की ओर आशा भाभी की चिट्ठी बढ़ा दी। अच्छा, तो इसलिए श्रीमती जी इतनी प्रसन्न नज़र आ रही हैं। पत्र पढ़कर मुस्कुराते हुए विवेक बोले, चलो तुम्हारा नागपुर का रिजर्वेशन करा देते हैं परसों का। तुम्हें शॉपिंग वगैरह भी तो करनी होगी। चलो फटाफट तैयार हो जाओ। राखियाँ खरीदते समय आनंदित होकर वह सोच रही थी कि इस बार वर्षों बाद भैया के हाथों में फिर ढेर सारी राखियाँ बांधूंगी। दोस्तों बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ऐसी ही रोमांचक स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।